जैसे कि आपको क्या चाहिए खाने के अंदर, आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। जब भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो बहुत सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है या सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी स्लाइमी इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाता है। तो रफिड जो है वो सारी मशीन को, सारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करता है। सो विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स या एजेंट्स नहीं बनेंगे एंड पर्सन का ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं हो पाएगा। हेलो अगेन, वेलकम बैक टू ICSE वाला, वेलकम बैक टू वन शॉट सीरीज ऑफ टाइटन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे शायद नए होंगे, कि बेटा हम क्लास 9 की वन शॉट सीरीज लाए हैं एंड उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स का वन शॉट मिल रहा है। आज जो चैप्टर आपको बायोलॉजी का मिलेगा दैट इज न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के अंदर देखो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं एंड बहुत सारा मेमोराइजिंग वाला चैप्टर है, क्योंकि हमें इसके अंदर देखो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है। वो तो इजी टॉपिक है। इसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है डेफिशिएंसी डिसीजेज में, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। देखो डेफिशिएंसी डिसीजेज के अंदर बहुत सारे डिसीजेज हैं और वो कौन से विटामिन या कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं वो आपको याद करना है। बट डू नॉट वरी, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे मैं आपको बीमारियों के नाम याद करा दूंगी एंड सीक्वेंस भी याद करा दूंगी, बट आपको वो ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। तो आप इस चैप्टर को बुक में से 3-4 बार एटलीस्ट रीड कीजिए। फाइनल रिवीजन इस चैप्टर की करके जाना, ताकि जो आपको मेमोराइज करना है बीमारियों के नाम और डेफिशिएंसी के नाम वो आपको याद हो जाए। तो चैप्टर के नाम से ही हमें क्या समझ आता है बेटा? न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन का मतलब? न्यूट्रिशन मतलब ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट वी वांट। एक ऐसा स्टेप जिसमें हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या चाहिए खाने के अंदर, आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स इज एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स इज मसल बिल्डिंग फूड। तो अगर आप ये डाइट पूरी नहीं लेते हो या न्यूट्रिशन किसी को प्रॉपर्ली नहीं मिलता है तो उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों के अंदर क्वाशियोरकर या मरासमस हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो बेटा उनके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इनको डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। किसी के अंदर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी आंखों को भी वीक करती है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो डेफिशिएंसी डिसीजेज में आती हैं। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को अपनी बॉडी के अंदर। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रुक्टोज, सुक्रोज, है ना। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। तो केमिस्ट्री में के एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको। तो अपने को दोनों की जरूरत पड़ती है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ भी आए और इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी अपने को चाहिए, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, कैल्शियम के बहुत सारे सॉल्ट्स हमें चाहिए, हमें NaCl चाहिए। ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी और कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स वाले फॉर्मूलाज हैं वो ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। और हमारी बॉडी को दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। ये इतना ज्यादा लिखा हुआ है, यस यू हैव टू रीड इट राइट नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? एक ऐसा खाना जिसमें कंप्लीट भरपूर न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, सब कुछ हो इसके अंदर। सो इट इज द डाइट दैट कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जितना बॉडी को चाहिए उतनी क्वांटिटी में हो। अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? अच्छे खासे अमाउंट में हमें विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। ठीक है, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें 25%। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है बेस्ड ऑन एज ऑफ द पर्सन, है ना, बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन ये चेंज भी हो सकता है। बट एक बेसिक आइडिया आपको लग रहा है। इसके अंदर 40% हमें चाहिए बहुत सारी सब्जियां वगैरह खाओ। सब्जियां वगैरह क्या होती है बेटा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। इसके अंदर विटामिन और मिनरल भर भर के होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स 25%, देन फैट्स बहुत कम चाहिए 10%, तभी हम बड़ी सी रोटी पे थोड़ा सा घी या बटर लगाते हैं। और फिर हमें चाहिए प्रोटीन्स विच इज 25%। बट अगर कोई जिमिंग कर रहा है, एक बढ़ता बच्चा है, तो उसको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो एज आई टोल्ड यू द कंपोजिशन में वेरी एज पर द बॉडी और द एज ऑफ द पर्सन। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द important minerals, all the important diet constituents.
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाएगा, हम फिट रहेंगे। Recommended dietary allowance which should be followed by an individual to maintain the good health। ये एक बार रीड करोगे, व्हाट इज RDA? RDA इज recommended diet allowance, जो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताएगा। जैसे मैं गई न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उसने बोला मैं आपको इतना % प्रोटीन लेना है, इतना फाइबर लेना है अपनी डाइट के अंदर, दैट इज RDA। ये एज, लाइफस्टाइल, सेक्स मीन्स आइदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, लिस्ट फिर से लिस्ट याद करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बट जितना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमेशा इसका रेशियो रहता है 1:2:1। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको अभी के अभी याद कर लो। 1:2:1 is the ratio of the carbon, hydrogen and oxygen in carbohydrates. They are oxidized in the cells to release energy. क्या गलत है भाई इसमें? C6H12O6 ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमें बहुत सारा ATP देता है, बहुत सारी एनर्जी देता है, वही बात लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलता है? शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 2 टाइप के हैं। शुगर जो पानी में सॉल्यूबल है, शुगर से वो वाला मतलब नहीं होता घर वाली चीनी नहीं है, शुगर यानी कि ग्लूकोज, उसकी अलग अलग फॉर्म्स। और दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है? सेल्यूलोज प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर होता है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज इन द बॉडी इनटू सिंपल शुगर्स। ग्लूकोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? ग्रेप शुगर। 1 mole of glucose releases 686 kilocalories of energy. Fructose is known as fruit sugar. Galactose is found in milk. क्या ये याद करना दिक्कत वाली बात है? कैसे याद करोगे? देखो, ग्लूकोज ग्रेप शुगर, ठीक है, GG। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, FR। गैलेक्टोज, तुम्हें पता है ना मिल्क के अंदर लैक्टोज या लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया। तो लैक्टो वर्ड इज समवेयर रिलेटेड टू मिल्क, तो गैलेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। क्या ये 3-4 नंबर की बातें आपको याद हो गई? ये 3-4 नंबर के MCQ याद हो गए? क्योंकि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि यही याद करके जाना है सब कुछ। इसी वीडियो के अंदर, इसी रिवीजन लेक्चर के अंदर सब कुछ याद करना है। नाउ लेट अस क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट। सिंपल करेंगे इसको। मैंने बताया था 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मोनोसेक्राइड्स आते हैं और डाइसेक्राइड्स आते हैं। मोनो मतलब 1, डाइसेक्राइड मतलब 2। यहाँ पे दिख रहा है मोनोसेक्राइड्स एक ही बना हुआ है, ग्लूकोज एक ही फॉर्मूला है इसका, देखो इसमें मत देखो, यही देखो, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों की मतलब एक जोड़ी है जो कि एक एक फॉर्मूले से ही बने हुए हैं, यानी कि इनका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता होगा, साइड वाला इनके साथ नहीं होगा, ठीक है। फिर है डाइसेक्राइड्स, 2 शुगर से मिलकर बने हुए, डाई का मतलब 2 होता है ना हमेशा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब इसको कैसे याद करोगे? यहां पर आ जाओ। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है, 2 ग्लूकोज जोड़ दिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन गया? माल्टोज। फिर है लैक्टोज, नाम नहीं पता चल रहा है बेटा, ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, साथ में गैलेक्टोज जोड़ दो। बड़ा नाम था जब अकेला था, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, GL कैंसिल हो गया, क्या बच गया? लैक्टोज। सुक्रोज, ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, साथ में उसके साथ जोड़ दो फ्रुक्टोज। तो आप देख रहे हो जितने भी हमने डाइसेक्राइड्स बनाए हैं सब में ग्लूकोज है ही है। नाम से याद हो रहा है कि ग्लूकोज के साथ दूसरा जोड़ा कौन सा है। सुक्रोज की बात करें तो फ्रुक्टोज थोड़ा राइम करता हुआ आ रहा है, लैक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज थोड़ा सा राइम करता हुआ आ रहा है, माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज। दिस इज इंपॉर्टेंट, गिविंग 10 seconds, लर्न इट राइट नाउ। क्या बात करी हमने? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल अब 2 टाइप्स के फर्दर डिवाइडेड है, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। मोनो मतलब 1 शुगर, डाइसेक्राइड्स मतलब 2 शुगर। नाउ इन मोनोसेक्राइड्स वी हैव ग्लूकोज, वी हैव फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये 3 अकेली शुगर बहुत है, बट ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है। फिर हमने इनके साथ जोड़ा बनाना है, अगर हमने इसको 2 में जोड़ना है तो ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज जोड़ा तो सुक्रोज बन गया, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जोड़ा तो लैक्टोज बन गया, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जोड़ा तो माल्टोज बन गया। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स मेनी शुगर्स के ऊपर।
स्टार्च, ये तो मैंने सबसे पहले बताया था, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है बेटा। प्लांट्स जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम बहुत सारे ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बहुत सारे ग्लूकोज, नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे। फिर आता है फाइबर। फाइबर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज अ पॉलीसेकेराइड। यहां पर देखो स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला तो देखो जरा, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए, ऐसी लंबी चेन जब ग्लूकोज की बन जाएगी उसी को हम स्टार्च बोलते हैं। फिर आता है रफेज। देखो खाने की न्यूट्रिएंट्स की हमने बात करी, रफेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमारी पूरे गट को, पूरे एलिमेंट्री कैनाल को, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है। बिकॉज इट जब भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो बहुत सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है या सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी स्लाइमी इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाता है। तो रफेज जो है वो सारी मशीन को, सारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फाइबर एंड दिस फाइबर इज इनसॉल्युबल। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है फाइबर। जैसे तुम देखते हो, अगर तुमने कभी भी किसी भी चीज के छिलके को, जैसे सीड्स होते हैं उनके जो छिलके होते हैं, अगर वो हम पानी में डाल दे तो कभी डिसॉल्व नहीं होते, वो सॉल्युबल नहीं होते। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनसॉल्युबल फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है? राइस, व्हीट, ज्वार, मेज और बहुत सारे ग्रेन्स। ये पोटैटो ट्यूबर में भी मिलता है, कुछ फ्रूट्स में भी मिलता है, बनानास में भी मिलता है। क्या ये बात कोई नई तो नहीं है? तुम लिख सकते हो इसको अपने आप। फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोजिशन पढ़ा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है, 1:2:1 आ गया याद, रिवाइज हो गया। अब प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है, बट इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है। तो प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स किससे बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है, और अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले में क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन्स का, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सल्फर और फास्फोरस भी जुड़ा हुआ होता है। साथ साथ थोड़ा बहुत सल्फर और फास्फोरस भी जुड़ा हुआ होता है। देखो बहुत सारे वैरायटी के प्रोटीन्स हैं, सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर सेम तो नहीं होगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता है भाई, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। प्रोटीन्स की बात करें तो नाइट्रोजन भी होगा। भूल जाओगे तो यहाँ इसकी स्पेलिंग में एन आ रहा है, याद रखना नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस और सल्फर भी एडेड होता है। प्रोटीन्स को अगर हम बिल्कुल पीस दे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं छोटे पीसेस में, तो सबसे छोटी फॉर्म क्या बनेगी बेटा? ग्लूकोज बनेगी ना। ऐसे हम अगर प्रोटीन्स को सबसे छोटे फॉर्म में ब्रेक कर दें तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स बनेंगे। अमीनो एसिड्स बनेंगे। अगर हम फैट्स का, चलो बाद में बताऊंगी ना। प्रोटीन्स एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक क्योंकि हमारे नए सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, एंड इमरजेंसी में इन्हीं को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और ये भी एनर्जी बना देते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? दैट प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये नए सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर पुराने सेल टूट जाते हैं तो नए सेल बनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। हमारा सारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है ना। तो प्रोटीन्स हमें चाहिए। देन ऑल्सो जरूरत के टाइम पर लिवर प्रोटीन से भी एनर्जी बना देता है, यानी कि ग्लूकोज बना देता है। क्या याद है ये बात? मैंने आपको मेन लेक्चर में पढ़ाई थी, जिसको हम बोल रहे थे ग्लूकोनियोजेनेसिस, की नए नए सोर्सेस से ग्लूकोज बनाना। ग्लाइको वर्ड पे मत जाओ अभी। ग्लूकोनियोजेनेसिस याद है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या था? ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस नए सोर्सेस से ग्लूकोज बनाना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता ही बनता है, बट अगर हम नए सोर्सेस की बात करें, यानी कि फैट्स और प्रोटीन्स को भी यूज कर ले एनर्जी बनाने के लिए, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखें ना प्रोटीन्स का, तो इट इज मेड अप ऑफ दिस चेन। क्या होता है प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर? देख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, केमिस्ट्री का ही है ये टॉपिक थोड़ा सा। बीच में होता है कार्बन। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? हमेशा 4। 1 2 3 4, 4 कार्बन के बॉन्ड हो गए। एक के साथ जोड़ दो हाइड्रोजन, हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है। एक के साथ जुड़ेगा NH2 ग्रुप, 2 H लगा दिए मैंने, NH2 ग्रुप बन गया। एक साइड जुड़ेगा COOH ग्रुप, एसिड ग्रुप, पढ़ा है केमिस्ट्री में। यहां पर कोई भी और ग्रुप जुड़ सकता है, उसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर CH3 भी जुड़ सकता है। बेसिकली जितने भी अमीनो एसिड्स है
उसमें ये R चेंज हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसके पास है ना कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जरूरत पड़ने पर लिवर इसको ही तोड़ देता है, इसका नाइट्रोजन अलग कर देता है और इससे ग्लूकोज बना देता है। ये R ग्रुप चेंज करता रहेगा, उसके हिसाब से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। ये अभी मत पढ़ो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। What is the use of proteins? There are different uses of proteins. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन आता है। नई मसल बनानी है तो प्रोटीन चाहिए, बॉडी को सपोर्ट चाहिए, हार्मोन्स बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। देन हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होता है, डीएनए और आरएनए को काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं बेटा, और यही प्रोटीन्स फिर से साइकिल को शुरू करते हैं। ओके ना, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, ठीक है। बट एक बीमारी हमने कैटेगरी बना दी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बीमारी हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विच इज पीईएम। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम। पेन पता है ना, पेन जिससे तुम लिखते हो, ऐसी पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ना प्रोटीन्स कैन बी एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स, दोनों टाइप के हो सकते हैं, एनिमल प्रोटीन भी हो सकते हैं, प्लांट प्रोटीन भी हो सकते हैं। एनिमल प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज होंगे, एग्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, आपके अंदर कभी प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, डॉक्टर्स आपको बोलेंगे एग खाना शुरू करो, फिश खाना शुरू करो, मीट खाना शुरू करो, मिल्क और चीज और पल्सेस के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बीन्स के अंदर जो छोले होते हैं ना, छोले, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये सारी बातें ना तुम 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। नाउ वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। अगर मैं क्वाशियोरकर की बात करूं तो ये कंप्लीटली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है। अगर मैं मेरास्मस की बात करूं तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है। क्वाशियोरकर में सबसे बड़ा इसका सिम्टम है प्रोट्रूडिंग बेली, बाहर निकलती हुई बेली। बच्चा बहुत ज्यादा वीक है बट उसकी बेली इतनी ज्यादा स्वेल कर जाती है, तो सिर्फ पिक्चर आ जाएगी और डिसीज के बारे में पूछा जा सकता है। आपको याद क्या रखना है, क्वाशियोरकर जिसका नाम इतना बड़ा सा है, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, उसमें बच्चे का पेट बाहर आ जाएगा इस तरीके से, हेयर का कलर ब्राउन हो जाएगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, वेट कम हो जाएगा, लेग्स में स्वेलिंग आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, दिमाग पर फर्क पड़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, एंड रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, मतलब बच्चा बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएगा। जबकि मेरास्मस में जो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए थी कि यार कोई बच्चा बिल्कुल कुपोषित है, खाना नहीं खा रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसकी बोन्स तक विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब एक फ्रेमवर्क अपीयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी की। प्रोट्रूडिंग बेली इज क्वाशियोरकर। नाउ अब ये कौन सी उम्र में होता है, हमें नहीं होगा, अब ये होता है बेटा उन लोगों को जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, उन बच्चों को स्पेशली जिनको मम्मी ने बहुत जल्दी मिल्क देना बंद कर दिया था, है ना। एक इन्फेंट जो होता है वो मम्मी के मिल्क पर सरवाइव करता है। अगर मम्मी ने मिल्क प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो वो बच्चा इन बीमारी से गुजर सकता है। या जो पुअर लोग होते हैं, जो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, उनके अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे के अंदर क्वाशियोरकर देखने को मिलता है, ये वीकेंड है। और 1 साल से कम जो बच्चे हैं उनके अगर डेफिशिएंसी हो गई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की, वो मेरास्मस से गुजर सकते हैं। इसको हम कुपोषित भी बोलते हैं बेटा। लो प्रोटीन इनटेक, लो प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक, 60 to 80% ऑफ नॉर्मल, लेस देन 60% ऑफ नॉर्मल। इसमें बच्चे का वेट नॉर्मल से 60 से 80% कम हो सकता है, इसमें 60% से कम हो जाएगा। थोड़ी बहुत रिटार्डेशन होती है बच्चे की क्वाशियोरकर के अंदर, मेरास्मस में बहुत ज्यादा रिटार्डेशन देखने को मिलती है। एब्डोमेन की बात करें, क्वाशियोरकर में प्रोट्रूडिंग है और मेरास्मस में बिल्कुल पिचक जाता है, क्योंकि बेटा हड्डियां भी दिख रही है ना उसकी पेट से। फेशियल अपीयरेंसेस, इसमें स्वेलिंग आती है काफी जगह, इसलिए मून फेस बोलते हैं हम उसको, फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें बच्चा बहुत ज्यादा बूढ़े, मतलब जैसे बिकॉज रिंकल्स आ जाएंगे, फेस को
बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, जैसे एक ओल्ड पर्सन हो जाता है ना, वो तो एज की वजह से हुआ, ये बच्चा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फैट्स। फैट्स का कंपोजिशन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है एंड फैट्स हैव वेरी लिटिल ऑक्सीजन कंटेंट। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में क्या डिफरेंस हुआ? फैट्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम है। 1 मोल गिव्स 9.45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। वो गाना सुना है तुमने पंजाबी, नो पेंताली, उससे याद रखना। सुना नहीं है? सुना होगा वैसे बहुत सारे बच्चों ने। इट इज अ वेरी हिट सॉन्ग दीज डेज, बजता रहता है डीजे पे। तो 1 मोल गिव्स 9.45 किलो कैलोरीज, ठीक है। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। फैट को अगर हम ब्रेक कर दे छोटे पीसेस में, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कर रहे थे, तो फैट्स छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं। द कंपाउंड्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। जब हम ग्लिसरॉल को ही, ये रहा ग्लिसरॉल, ठीक है, और ये रहे तुम्हारे फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को मिला देंगे तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा, मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे बताना चाहती हूँ कि देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इस तरीके से बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये चीजें कुछ और नहीं, बस केमिकल्स ही है हमारी बॉडी के अंदर और इस तरीके से बॉन्ड दिखाती है। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल आर द स्मार्ट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ फैट्स। फैट के it serve as fat soluble vitamins. It is an important form of energy storage for future use. कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि सिर्फ फैट में ही स्टोर होते हैं और उनको हमने नाम भी दिया फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एक कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी याद कराती हूँ। अब फैट के सोर्सेज देखो, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल्स, इनके अंदर फैट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट इनकी डेफिशिएंसी बहुत भारी पड़ सकती है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, तभी हमारी बॉडी के अंदर इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। विटामिन सी बहुत जल्दी कम हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेरे कैप्सूल चल रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी ना बहुत सारे टाइप का होता है, विटामिन B1, B2, B3, B4 ऐसे करके बहुत सारे विटामिन बी के टाइप्स है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पूरा ग्रुप बना दिया ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ए, डी, ई और के ये इतने ज्यादा डेफिशिएंट नहीं होते, ये हमारी बॉडी में मिल जाते हैं। नाउ विटामिन ए, इसका क्या काम है बेटा हमारी बॉडी के अंदर? चलो एक एक करके पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आपको याद कराती हूँ, ठीक है। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट, इट प्रोमोट्स ग्रोथ एंड विजन, और इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। बटर, एग योक, मिल्क और कैरेट इसके सोर्सेस हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को रिटेन करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है, जैसे अगर देखो किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी का जो सोर्स है वो आउटर है और सनलाइट विटामिन डी का सोर्स है। तो अगर हमारे इंडिया में 95% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताते हैं डॉक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, इसका सोर्स आउटर है। बट इसका फायदा क्या है? ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। ये हमें कहाँ से मिल जाएगा? फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। ये लाइन तो हटानी पड़ेगी, ये तो गलत लिखी हुई है, ये हटा रही हूँ, ठीक है। Next is vitamin E. What is the use of vitamin E? Prevents the oxidation of vitamin A. It is present in meat, milk, whole wheat and prevents the person from aging. तुमने वो कैप्सूल्स देखी है, ग्रीन कलर की आती है, उनमें भी विटामिन ई होता है, ठीक है। सो पीपल यूज विटामिन ए फॉर स्किन एंड फॉर हेयर। इट इज वेरी हेल्पफुल इन द स्किन एंड बेनिफिटिंग हेयर प्रॉपर्टीज। ओके, सोर्सेस तो तुम्हें कॉमन ही मिल रहे हैं, सोर्सेस तुम लिख सकते हो। फिर है विटामिन के। जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि जब भी चोट लगती है वहां से ब्लड बाहर आता है और वहां पर ब्लड को क्लॉट करने के लिए हमारे WBCs लग जाते हैं। WBCs नहीं, हमारे प्लेटलेट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, देयर इज कंप्लीट कैस्केड रिएक्शन जो कि फ्लो होते हुए ब्लड को रोकती है। वहां पर
ब्लड को जमाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जितने भी वो लोग एजेंट्स काम कर रहे हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उस रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए या उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए ना विटामिन के की जरूरत पड़ती है। लिवर कहता है कि मैं ये सारे प्रोटीन्स बना तो दूंगा जो ब्लड को क्लॉट करेंगे, बट उसके लिए क्या चाहिए, मुझे विटामिन के चाहिए। सो विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स या एजेंट्स नहीं बनेंगे एंड पर्सन का ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं हो पाएगा। ये हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 11 इंडिविजुअल विटामिन हैं, जैसे मैंने सीक्वेंस बताई थी B1, B2, B3। अब ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट, ये बेसिकली बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। विटामिन B1 की कमी से अलग डिसीज हो जाएगा, B2 की कमी से अलग डिसीज हो जाएगा। यहां पर जो पर्टिकुलरली आपको पर्सन दिख रहा है, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी डिसीज। नाउ इमैकुलेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा बोन्स विजिबल हैं, पर्सन बहुत ज्यादा वीक हो गया है, कंफ्यूजन रहती है दिमाग के अंदर, पर्सन जो है वो चल नहीं पाता, हद लेवल की जो वीकनेस आ जाती है ना बेटा, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर द पर्सन इज वेरी वीक। अब उसके रिफ्लेक्सेस भी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, नम्बनेस रहती है फीट के अंदर, कंफ्यूजन हो गई है दिमाग के अंदर। दीज आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी। नाउ विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी हमें बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जैसे कि मौसमी हो गई एंड किवी, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं, एंड उनके जो सिट्रिक लेमन के अंदर भी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमारे जो गम्स हैं वो सड़ने और गलने लग जाते हैं। नहीं हुआ ना याद, मुझे पता है अभी तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, बट फिर तुम बाद में भूल जाओगे। तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक जिसकी हेल्प से हम काफी सारी चीजें अब याद करने वाले हैं। तो अब मजा आएगा, अब चैप्टर शुरू हुआ एक तरीके से और खत्म भी हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि है ही बहुत आसान। तुम्हारी बुक में एक टेबल दी हुई है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए। याद कर लो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, ज्यादा चाहिए ना, तो ये 9 होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 8 होते हैं। 9 and 8 टोटल कितने हो गए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स? 17। टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं हमारे पास? 17। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। केमिस्ट्री में तुमने टेबल याद करी हुई है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो ऐसे वो मिनरल्स ही है, बेसिकली एलिमेंट्स ही है। हमारी बॉडी को कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये उसकी टेबल है। इसको क्या बोलोगे? चांस मत बोलना, इसको याद रखना, चांस। चांस की गलत स्पेलिंग, चांस पाके मांगे कार। चांस, ये देखो एक बार में याद नहीं होगा, इसमें भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बट जितना तुम ऐसे पूरी लाइन के रट्टे मारोगे इससे अच्छा तुम 2-3 बार इसको पढ़ लो। चांस पाके मांगे कार। अब इसका मतलब क्या है? C इज फॉर कार्बन, H इज फॉर हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, S सल्फर, ठीक है, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम, मांगे Mg, कार कैल्शियम। पूरा यहां मुझे लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो पूरे 5 एज इट इज हो गए ना तुम्हारे, तो 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9 हो गए इंपॉर्टेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर सल्फर ऐड कर लो, पोटेशियम और फॉस्फोरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देन मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम। इजंट इट इजी टू मेमोराइज? ये वैसे तुम्हें स्ट्रिक के बिना भी याद हो सकता है। फिर आ जाओ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, इसमें थोड़ी सी हिंदी भी है। नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। नाइस बॉय ने मम्मी को बुलाया और बोला मंजन क्यों फेंका। नाइस, Ni which is nickel, boy B which is boron, called Cl which is chlorine, mother Mo which is molybdenum, मंजन, इसमें 2 बन रहे हैं बेटा, Mn, जन, Zn। What is Zn? Zinc. What is Mn? Manganese. क्यों फेंका? क्यों कॉपर फेंका? आयरन, Fe। Read it 3 to 4 times. You will definitely memorize it. इसको 3-4 बार याद करो, अच्छे से हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। बट आपको इसमें जरूर टाइम लगाना पड़ेगा ये टेबल याद करने के लिए। Now let's move to next one. अभी हमने एक लिस्ट बनाई थी, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा था। फैट सॉल्युबल विटामिन कितने थे? 4 थे। अब इसको ना आपको एक तरीके से याद रखना है, विच इज कीड़ा, KEDA, कीड़ा,
ठीक है। फैट में कौन सॉल्युबल है? फैट में देखो कीड़े जो है वो फैट में भी नहीं मर रहे हैं, ऐसे याद रखना। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इसकी बीमारी भी याद हो जाएगी तुम्हें। एक लाइन है, ही स्टील्स द रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई। अंधेरे में रिक्शा चुरा लिया। ही स्टील्स द रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई। अब ये ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है या मुझे अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि इसमें ना तुम्हें सारी बीमारियां भी याद हो जाएंगी साथ साथ। फैट सॉल्युबल विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्रेन हेमोराज हो सकता है, ठीक है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्टरिलिटी आ सकती है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा पर्सन के अंदर, दांत छोड़ दो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाएगा और ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियो मतलब रिलेटेड टू बोन, रिकेट्स बीमारी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोन, पर्सन की बोन वीक हो जाती है। तुम्हें याद है जो विटामिन डी है वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है और कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखते हैं, तो वही बात तो पढ़ रहे थे हम। फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बहुत ही कम हो जाएगा, डिम लाइट में बहुत ही कम दिखेगा। एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकती है स्कर्वी, स्कर्वी। विटामिन सी का फैंसी नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इनके हाथों में फैंसी नेम जरूर याद करने हैं इन चारों के, हो जाएगा, हो जाएगा। आई होप गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं तुम्हारा ना एक रिव्यू मिल जाएगा तुम्हें कि वाज दिस हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी एक मैंने पीछे डाल दिया था, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्किप मत करना, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फिर भी तुमसे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट वैसे फैट सॉल्युबल आर इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, वाटर सॉल्युबल विटामिन। B1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 है और फिर 12 है। 4 नहीं है, 4 का डबल 8 नहीं है, लास्ट में 9 और 12 है। कोई दिक्कत याद करने में? ये सीक्वेंस याद हुई? फिर इस पर आ जाओ। देन रोलन एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर चेस्टर। देन रोलन एंड पीटर प्लेड बॉलिंग फॉर चेस्टर, ठीक है। अब देन से थायामीन, रोलैंड से राइबोफ्लेविन, एन से नायासिन, पीटर से पेंटोथेनिक एसिड, प्लेड से पाइरिडॉक्सिन, बॉलिंग से बायोटिन, फॉर से फॉलिक एसिड, चेस्टर से कोबालमिन। ये याद करना पड़ेगा, बट एक इसको 2-3 बार रीड करोगे ना ये तुम्हें याद रहेगा। अच्छा विटामिन B90 B12 चेस्टर, अच्छा चेस्टर से सी से कोबालमिन। अच्छा फॉलिक एसिड 4 फॉलिक एसिड, ठीक है। अब इस पे 4-5 मिनट लगेंगे, अगर पूरी की पूरी टेबल याद करने बैठोगे बुक उठाकर तो उसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे और फिर भी भूल जाओगे। इसीलिए आई प्रेफर ट्रिक्स ओनली इन दिस चैप्टर, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल। अब आपको एक बार जल्दी से नजर भी मारनी है इनके डिसीजेस के अंदर, डोंट वरी। पहले डिसीजेस याद करा दूं। नाउ दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ये लो, थायामीन की डेफिशिएंसी से बेरी हो रहा है, ठीक है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से हमें इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। नायासिन की डेफिशिएंसी से स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है। तुमने सुना नायासिनामाइड आते हैं, तुम आजकल एड्स भी देखोगे, मिनिमलिस्ट जो ब्रांड है उसके जितने भी फेस वॉश वगैरह आते हैं उसमें बोलते हैं नायासिनामाइड है, या टीवी वगैरह पर एड आती होगी। नायासिनामाइड हमारी स्किन को इंप्रूव करेगा। स्किन से कौन सी बीमारियां होती है? स्किन से रिलेटेड क्या टर्म है? डर्मेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो एक तो पक्का याद हो ही जाएगी बीमारी तुम्हें। पेंटोथेनिक एसिड, कमजोरी आ जाएगी, फटीग, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिमाग पर असर करेगा। देन पायरिडॉक्सिन, स्किन प्रॉब्लम्स, नर्व डिसऑर्डर्स। फॉलिक एसिड, अच्छा तुमने अगर फॉलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, जो मैं सप्लीमेंट ले रही हूं या मेरे डॉक्टर किसी को सप्लीमेंट देते हैं आयरन की डेफिशिएंसी वाला, लोग गर्ल्स के अंदर हो जाती है ना आयरन की कमी, बहुत ही कॉमन है, तो उस दवाई के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड किसको हेल्प कर रहा है? एनीमिया को रिकवर करा रहा है। फिर कोबालमीन की डेफिशिएंसी से पेरिनीशियस एनीमिया ज्यादा भयंकर एनीमिया होता है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज भी आ जाते हैं और स्पाइनल कोर्ड तक बीमारी जा सकती है। फिर है विटामिन सी, इससे हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो अच्छे से याद होने चाहिए आपको। फिर आ जाओ जल्दी से, अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो अब आपको बुक में से इसकी करनी है अच्छे से रीडिंग। मिनरल सॉल्ट्स ये कम क्वांटिटीज में चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी से हमें बीमारी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ। ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए एजेंट्स आते हैं वो कैल्शियम का यूज करते हैं। जब भी हमें चोट लग रही है, वहां पर खून जम रहा है, तो जितने भी एजेंट्स वहां पर काम कर रहे हैं वो विटामिन के की हेल्प से बने लिवर के अंदर। और जो रिएक्शन हो रही है, जब खून जम रहा है उस जगह पर जो रिएक्शन हो रही है, हर रिएक्शन को काम कराने में कैल्शियम हेल्प करता है। तो हो गया ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट, बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा मूव जब करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती रहती है, तो उनके अंदर कैल्शियम का अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। सोर्सेज अब आप रीड करेंगे अच्छे से। फास्फोरस कैल्शियम का ही भाई है, कोई अलग चीज नहीं है। तो बोन्स और टीथ में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद है एटीपी के अंदर फॉस्फोरस आता है, फॉस्फेट उसके अंदर फॉस्फोरस होगा। नर्व इंपल्सेस, सिग्नल को जल्दी से ट्रांसपोर्ट कराने में फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से देयर कैन बी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जैसे यहां लिखा हुआ है, इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज स्मूथ मसल्स। हमारी मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगी अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई। आयरन, एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना है? आयरन प्लस प्रोटीन। आयरन को क्या बोलते हैं? हीम, और प्रोटीन कौन सा है यहां पर? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसी को मिलाकर बना है बेटा, ठीक है। सो आयरन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड एंड बिकॉज ऑफ आयरन इट इज रेड इन कलर। नाउ आयोडीन, गोइटर याद है? गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्रेटिनिज्म बीमारी क्या है? कुछ इस तरीके से पर्सन दिखने लगेगा। नाउ व्हाट इज दिस? आंखें जो है वो अंदर धंस जाएंगी, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, फेस बिल्कुल डल हो जाएगा, आईब्रोज और ये ना आंखों पर बहुत प्रोमिनेंट असर दिखाता है, हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज क्रेटिनिज्म। बॉडी ग्रोथ तो नॉर्मल होती है, बट अगर इसकी कमी हो गई तो बॉडी ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। देन यू रिमेंबर थायराइड ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की हेल्प से बनता है। अब आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा और यहां पर स्वेलिंग आ जाएगी एंड द प्रॉब्लम इज नोन एज गोइटर। देन वी टॉक अबाउट सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम जो है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस, पानी के बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है कि इतना ही सुसु बनना चाहिए, इतना ही बॉडी के अंदर पानी रहना चाहिए। ये डिसीजन सोडियम की वजह से हो पा रहा है। एंड जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है ना, तब भी सोडियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कराने में। तो अगर सोडियम की कमी होगी ये सारी चीजें ऑल्टर हो जाएंगी। पोटेशियम भी नर्व इंपल्सेस में जैसे सोडियम इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है। देन पोटेशियम ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वेरी बच्चों वाला टॉपिक। वाटर फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन वगैरह हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, स्किन मॉइस्ट रखेगा, बॉडी को सॉफ्ट रखेगा। एंड एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना है, ब्लड के अंदर बहुत सारा तो पानी ही होता है। रिमेंबर ब्लड किससे बना है? प्लाज्मा और सेल से। प्लाज्मा के अंदर 90% तो पानी है। हमारी बॉडी खुद 75% वाटर है, सारे सेल्स के अंदर बहुत सारा पानी होता है। फिर है डाइटरी फाइबर्स, इट इज इक्वल टू रफेज ओनली, जो हम रफेज पढ़कर आए हैं। सो देयर आर सम इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारी इंटेस्टाइन को साफ रखता है एंड कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को इंप्रूव करके रखता है। इन योर बुक देयर इज अ टेबल रिटन जिसमें किलो कैलोरीज में एनर्जी बताई हुई है। इसको एक बार ज्यादा इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। नाउ सम एसेंशियल विटामिन, उनके सोर्सेस और उनसे होने वाली बीमारियां। अब हमने याद किया था ना विटामिन ए का फैंसी नेम क्या है? रेटिनोल। ये भी स्किन केयर में आता है, रात को लगाया जाता है रेटिनोल, ठीक है। गर्ल्स को पता होगा, तुम्हारी मम्मियों को पता होगा। इसके सोर्सेज एक बार आप देख लेंगे, मोस्टली सबके सोर्सेज मोर और लेस सेम होते हैं। याद करना है इसका डेफिशिएंसी डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी मैंने ट्रिक याद कराई थी ना, वही है ये। विटामिन ए हमने कीड़ा से याद करा था, KEDA। He steals the rickshaw at night dark sky,
ये वाली जो ट्रिक थी वो इसी से ही तो है। तो विटामिन ए के लिए हमने क्या याद रखा था, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात को दिखना कम हो जाता है। देन विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, इससे इसका फैंसी नेम रखा गया है कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल कैल्सीफेरॉल। नाउ कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कॉज करेगी। विटामिन ए, इसका नेम है टोकोफेरॉल एंड टोकोफेरॉल। विटामिन ई किस में बेटा प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, यहां पर हमने याद किया है स्टेरिलिटी, हमारी टिक से हमने क्या याद करा है, स्टेरिलिटी। मसल वीकनेस, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है विटामिन के, फाइलोक्विनॉन, के और क्विनॉन साउंड आ रही है क की, इसे याद रखना। एंड इट इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग एंड ये हेमोराज हमने याद किया था, डिले इन क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम अगर बढ़ जाएगा तो दैट विल कॉज हेमोरेज, मतलब बेसिकली हमारे ब्रेन में इश्यू हो सकता है, या फिर हमारा ब्लड जो है निकलता ही जा रहा है, चोट लग गई तो रुका ही नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इज इंपॉर्टेंट। वो ट्रिक से याद करना, ठीक है, ट्रिक एक बार दिमाग में बैठ गई तो ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। एस्कॉर्बिक एसिड इज विच विटामिन, एज आई टोल्ड यू, ये वाला विटामिन जो सी है ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड बीमारी, इसका नाम फैंसी वाला ये पता होना चाहिए, इसके सोर्सेज पता होने चाहिए। आसान है ना, सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इसका फैंसी नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, बीमारी ये करता है स्कर्वी। मेन यही बीमारियां घूम फिर के आएंगी तुम्हारे पास। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो 1-2 नंबर का आएगा ज्यादा से ज्यादा, बट मेन चीजें पहले करना, उसके बाद आना ऐसी चीजों के ऊपर। इसका क्वेश्चन इसका आंसर गेस कर सकते हो। Which of the following components of a balanced diet enable easy movement of the food through the intestine? आसानी से इंटेस्टाइन से मूवमेंट करा रहा है खाने की। फैट्स, प्रोटीन्स, रफेज, विटामिन्स। आंसर विल बी रफेज बिकॉज इट क्लीन्स आवर इंटेस्टाइन और ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन पता है ना, when it is very hard to pass the stool, that is constipation. Now, which of the following is popularly known as grape sugar? हमने याद किया था ग्रेप शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं, फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following consist of 2 molecules of glucose? Maltose is made up of 2 molecules of glucose. Sucrose is glucose plus fructose. Lactose is glucose प्लस गैलेक्टोज, और ये फ्रक्टोज तो अपना सिंगल ही है, मोनोसेक्राइड है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा ना, ये तो एक ही है, सिंगल है। ओके बेटा, सो नाउ योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारा चैप्टर एंड आपको याद हुआ होगा। ये चैप्टर एक बार में याद हो जाए इतना आसान तो नहीं है, जिसलिए मैंने बार बार आपको ट्रिक्स बताई हैं। एंड इसके बाद हम आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के वन शॉट के साथ। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, वन शॉट्स आप फाइनल रिविजन के टाइम पर देख सकते हो। एंड बैच में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।